हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो 9th क्लास वालों, कैसे हो आप सब? घबराए हुए हो कि सर नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन आंसर कौन से लिखें? डोंट बी वरी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पूरा ट्रेंड हो जाओगे। बस 2 काम जो है आप रेगुलर करते चलिए। फर्स्ट, वॉच द वीडियो केयरफुली। सेकंड, रीड द सेम कंटेंट फ्रॉम योर बुक। बस इतना अगर आप काम करते रहेंगे रेगुलर, आई प्रोमिस यू साइंस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि पिछले चैप्टर 8 मोशन के अंदर आपने क्या स्टडी की थी। तो जल्दी से बताओ मेरे को, चैप्टर 8 के अंदर जिसका नाम था मोशन, क्या पढ़ा था आपने मेन पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन, तो मोशन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स थी वो सारी क्या थी? आपने डिस्टेंस को पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, स्पीड को पढ़ा था, वेलोसिटी को पढ़ा था, एक्सेलरेशन को पढ़ा था। आ गया याद सब कुछ? ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि मोशन को हमने देखा था कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बातें आपको समझ में आई हुई हैं, इसका मतलब आपको ये चीज़ें सही पता है, आपको समझ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट कॉजेज मोशन, यानी कि मोशन को जब हमने पढ़ लिया, सारी बातें उसकी जान ली, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट कॉजेज मोशन, मोशन को कौन पैदा करता है, मोशन कैसे पैदा होती है। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर का नेम लिखते ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि व्हाट कॉजेज मोशन, मोशन को कौन पैदा करता है, तो वो फोर्स पैदा। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसका एक स्केलेटन बना लें, यानी कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है, पढ़ना क्या है, तो ये चैप्टर क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और थोड़ा उसको कवर करना भी इजी हो जाता है। तो इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, यानी कि हम फोर्स के बारे में पढ़ना है, फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ना है कि फोर्स क्या है। उसके बाद फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स के इफेक्ट्स को पढ़ना है, फोर्स कौन कौन से इफेक्ट्स को पैदा करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि फोर्स के टाइप्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ बातें ये आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे पहले पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट, फिर हमने देखना है जो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं। किसके लॉ पढ़ने हैं? न्यूटन्स। तो न्यूटन्स के 3 लॉज को पढ़ना है हमने, तो उसको हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये लॉ पढ़ने हैं हमने, इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक लॉ को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट लॉ को पढ़ना है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स, इनर्शिया। अगर इनर्शिया आपको समझ में आ गया तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हमने मोशन चैप्टर के अंदर बेसिक टर्म्स को पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। तो ये वो टर्म्स होती हैं जिसको फिजिक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा और ये फिजिक्स आसान बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम। क्या होता है बिल्कुल अभी क्लियर करेंगे, लेकिन हम ये स्केच बना रहे हैं कि ये बातें अगर समझ में आ गई आपको तो ये लॉ समझ में आ जाएंगे। अगर आपको एक्शन एंड रिएक्शन ये बात समझ में आ गई तो आपका क्लियर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम को पढ़ेंगे, फिर उसके कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि मास ना पैदा होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। इस तरह से एनर्जी भी अपनी फॉर्म चेंज करती है, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम वे में हमने देखना है कि मोमेंटम जो है ये क्या होता है और उसका कंजर्वेशन कैसे रहता है। फोर्थ आपका पार्ट देखो, फिजिक्स जो है वो बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होती।
तो न्यूमेरिकल्स जो है हर चैप्टर के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्केच बन गया इस चैप्टर का। तो कितना इजी सा काम लगने लग गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट कॉजेज द मोशन, तो आंसर आपको मिल चुका है, फोर्स कैन कॉज द मोशन, अ फोर्स कैन कॉज द मोशन। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज फोर्स, तो इसका आंसर भी आप जानते हैं क्योंकि 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो आप क्या बताओगे? पुश और पुल इज अ फोर्स। ठीक है, आंसर काम चल जाएगा। लेकिन अब आप लोग थोड़ा बड़े हो चुके हो, तो मैंने बताया था कि 9th क्लास में कुछ डिफरेंट होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे कुछ और अच्छे तरीके से, कुछ और डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स लुक केयरफुली दिस मार्कर ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर की कैप को जो स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, रेस्ट के अंदर थी, उसको मैंने मोशन के अंदर लाया। ठीक है, तो जैसे इस कैप को मैं मोशन के अंदर ला रहा हूं, तो आपको पता है मोशन कौन क्रिएट करेगा? फोर्स। लेकिन मेरे को आप ये बताओ, क्या आप कहीं फोर्स देख रहे हैं? मेरे हाथ में कहीं फोर्स है? कहीं आसपास कोई फोर्स दिखाई दिया जिसने मोशन को लाया? नहीं। देखो, मैंने जैसे ही इसको पुल किया तो ये मोशन के अंदर आ गई। फिर इसको जब मोशन के अंदर है तो मैंने जैसे यहाँ प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पुश किया तो ये रेस्ट के अंदर आ गई। यानी कि आपको कहीं भी फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप मेरे एक्शंस को देख रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने क्या देखा, आपने एक्शंस को देखा। एक्शंस क्या हैं? मैंने पहले पुल किया, फिर पुश किया। तो इन एक्शंस ने क्या किया? इन एक्शंस ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। अब आपने समझना है कि ये स्टेट ऑफ मोशन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के अंदर ये कैप क्या थी? रेस्ट के अंदर थी। यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पुल कर रहा हूं तो ये मोशन के अंदर आ रही है, तो स्टेट ऑफ मोशन इसकी चेंज हो चुकी है। यानी जैसे ही मैं एक्शन लगा रहा हूं तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया मैंने, रेस्ट से मूव कर दिया, और फिर जब मूविंग है तो इसको मैंने पुश करके रेस्ट पे भी कर दिया। तो ये होती है स्टेट ऑफ मोशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्शन जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर होगी? अब चलो कहीं और चलते हैं। आप लोग अपनी मम्मी के साथ किसी मॉल के अंदर चले गए और आपकी मम्मी ने बोला जाओ बेटा फटाफट वो ट्रॉली ले आओ और उसके अंदर हमने सामान डालना है। आप लोग गए, ट्रॉली को उठाओगे, क्या करोगे? पहले पुल करोगे, फिर उसको पुश करते हुए जहां आपकी मम्मी खड़ी है वहां उसको लेके चले गए। तो आपने क्या किया? आपने उस ट्रॉली को रेस्ट में थी, आपने उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके उसको मूविंग स्टेट के अंदर ले आए। तो आपने क्या किया? पुल और पुश एक्शन किया आपने। ठीक है, उन एक्शंस ने उनको मूविंग स्टेट के अंदर लेके आए। अब आप देखो कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं, यानी कि फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट, तो आप लोग क्या करते हैं? पुश करेंगे या हिट करेंगे बॉल को। तो इससे क्या होगा? आप एक्शन कर रहे हैं और बॉल की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। अगर आपने किसी अलमीरा की ड्रॉर्स में से कुछ सामान निकालना है तो आप क्या करोगे? पहले ड्रॉर को पुल करोगे, सामान निकालोगे, वापस पुश कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर लाना है तो वी विल हैव टू पुट सम एफर्ट्स। दीज एफर्ट्स आर कॉल्ड एक्शंस। तो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस आप देखते होंगे। जैसे हम पुशिंग, ये एक्शन क्या होता है? पुशिंग का हो सकता है, पुलिंग का हो सकता है, स्ट्रेचिंग का हो सकता है, ट्विस्टिंग का हो सकता है। क्लोथ्स को जब पानी निकालने के लिए उसको ट्विस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। प्रेसिंग का हो सकता है। तो ये बहुत सारे एक्शंस हैं जिनके थ्रू हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी अंडरस्टैंड करने के लिए फोर्स क्या होता है, किस तरह से ये दिखाई नहीं देता, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने जल्दी से इसकी डेफिनेशन को लिख लेना। अ फोर्स कैन बी डिफाइंड बाय द एक्शन ऑफ पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो साथ में क्या ऐड कर देना है? इट ब्रिंग्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन अब आपको इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो हमारा एक्शन पुल और पुश, उसकी डायरेक्शन जिधर होगी फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। तो देखो, जब मैग्नीट्यूड के साथ फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन भी दिखाई दे रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर या वेक्टर? तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या
पढ़ते हैं हम SI यूनिट, तो फोर्स की SI यूनिट क्या है, ये है न्यूटन। तो ये आपने याद रखना है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो आगे हम देखते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, किस तरह के चेंजेस ला सकता है, तो इसको हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो ये बातें सारी आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग है, 8th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट का, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल ईजी है, कोई रेस्ट के अंदर है तो अभी हमने किया था कि उसको मूविंग स्टेट के अंदर ला सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, इसका उल्टा चले चलो, क्या कि इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई मूविंग के अंदर है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, तो ये चेंज ला सकता है। तीसरा क्या है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये स्पीड को चेंज कर सकता है। अब स्पीड को चेंज में दोनों ही बातें आपने ध्यान रखनी है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को स्लोअर भी कर सकता है, फास्टर भी कर सकता है। तो क्रिकेट के गेम में आप देखते हो कि बॉल को स्टॉप करके उसकी स्पीड को कम भी किया जा सकता है और उसको हिट करके उसकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो ये भी आपको क्लियर है, कैसे कि क्रिकेट की बॉल किस तरह से जो बॉलर है वो फेंकता है बैट्समैन की तरफ और बैट्समैन उसको हिट करके अनदर डायरेक्शन के अंदर उसको मोड़ देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्शन चेंज होगी। लास्ट वन क्या है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी शेप को और उसके साइज को भी चेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स एक बैलून लो, उसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है दोनों हाथों के अंदर, तो आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ है, स्पंज वाली या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पुश करो, ठीक है, दोनों साइड से पुश करोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो साइज भी छोटा हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगी। दूसरा, आपकी मदर या आप लोग इन्होंने ट्राई की होगी, चपाती बनाते हो आप, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बॉल ऑफ डो लेते हैं, जो नीडिंग फ्लोर होता है उसकी डो की बॉल बनाते हैं और जब चपाती बनाते हैं उसको प्रेस करते हैं, ठीक है ना, प्रेसिंग करके एक थिन लेयर ऑफ चपाती बन जाती है। तो हमने क्या किया, अपने एक्शन से, फोर्स से क्या किया, शेप और साइज को भी चेंज कर दिया। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फोर्स को हम वहीं से पढ़ेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी जहां ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में है। तो इसके आपने एग्जांपल कौन से पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, वेरी गुड, मस्कुलर फोर्स, याद आ गया, मसल्स का यूज करेंगे, मस्कुलर फोर्स यानी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स सभी जो भी काम करते हैं अपने मसल्स की हेल्प से, मस्कुलर फोर्स। दूसरा, बड़े अच्छे तरीके से आपने 8th क्लास में पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स, याद आ गया होगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बॉल जा रही है और जाते जाते अपने आप रुक जाती है, यानी कि जो सरफेस है वो बॉल के सरफेस के साथ, यानी कि जो ग्राउंड है वो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी मूवमेंट को रोक रहा है। तो ये आपने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या पढ़ा था आपने, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि सरफेसेस जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, दूर से ही, फ्रॉम डिस्टेंस से ही वो अट्रैक्ट कर लेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता है, कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको वो नीचे आएगी टुवार्ड्स द अर्थ, तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई फ्रूट है वो हमेशा किधर गिरेगा, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है हमारा ज़्यादा हो गया, यानी हमने 9th क्लास में जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, इनको पढ़ना है हमने। अब ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक्टिविटी से अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये एक्टिविटी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। आपने एक टेबल को लिया, ये प्लेन टेबल है, और इस टेबल के ऊपर आपने क्या करना है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना। ये टेबल है आपकी और इस टेबल पे आपने क्या किया हुआ है, एक वुडन ब्लॉक को इसके ऊपर जो है रख दिया। अब इस वुडन ब्लॉक के साथ दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, आपने एक थ्रेड को टाई कर दिया। तो इसके नाम भी मैंने रख दिए एक्स और वाई। तो अब आपने क्या करना है
कि एक्स वाली साइड का थ्रेड जो है आपने, ये वुडन ब्लॉक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो है एक्टिविटी है। तो वुडन ब्लॉक को अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स साइड के थ्रेड से जो है पुल कर रहे हैं, इधर से। इधर जब पुल करेंगे तो ये मूव किधर करेगा, जिधर हम पुल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वुडन ब्लॉक। अब फिर क्या करते हैं कि वाई साइड वाला थ्रेड जो है इसको पुल करेंगे, अब ये किधर मूव करेगा, यानी कि अब ये मेरे इधर लेफ्ट साइड में मूव करेगा। अब क्या करते हैं, उसके बाद दोनों साइड में एक साथ पुल करेंगे विद इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, एक साथ एक जैसा फोर्स लगाएंगे और फिर खींचेंगे, तब क्या होगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो क्लियर आपको, यानी कि जब आप एक साइड से पुल कर रहे हैं लेफ्ट या राइट तो ये मूव कर रहा है, दोनों साइड में जब आप एक जैसा अमाउंट फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा। तो ऐसा ही एग्जांपल आप टग ऑफ वायर जो रस्साकस्सी में देखते हैं कि जब दोनों तरफ प्लेयर्स इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्टेबल रहती है रस्सी, एक तरफ अमाउंट जो है फोर्स का बढ़ते ही तो वो एक तरफ जो है खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि जब ये मूव नहीं कर रहा, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन जब एक साइड में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आप एक साइड में ज्यादा जोर लगा दो, एक साइड में कम, तो ऐसा क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ग्रेटर अमाउंट होगी फोर्स की, ग्रेटर फोर्स होगा उधर इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं कि जो मोशन ला देते हैं, यानी कि एक साइड में फोर्स ज्यादा है, ग्रेटर है, तो वो उसके अंदर मोशन लाएगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो मोशन लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अभी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम एक कंपैरिजन में स्टडी कर लेते हैं। When net effects of all forces is zero, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी सारे फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहे हैं और उसके ऊपर नेट इफेक्ट जो है वो जीरो है, यानी उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या इधर उधर कुछ उसका फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि नेट इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे जीरो है, तो हम बोलेंगे दीज ऑल फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नेट इफेक्ट जीरो है। अब इसमें है कि नेट इफेक्ट इज नॉट जीरो, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगेंगे और उसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट लाएगा फोर्स, वो यानी उसकी मूवमेंट को है जो वो डायरेक्शन चेंज कर दे या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, तो हम उसको बोलेंगे देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो जैसे हमने देखा था कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कोई मूवमेंट या कोई मोशन दिखाई नहीं दे रही, तो इस समय ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है और ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते। बैलेंस कर रखा है दोनों तरफ से तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा बट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन नहीं लाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। बैलेंस फोर्स जो है कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, बैलून लो, बैलून को दोनों साइड से प्रेस करना शुरू कर दो, इक्वल अमाउंट में प्रेस करोगे, उसके अंदर मोशन नहीं आ रही लेकिन प्रेस करने से उसकी शेप चेंज हो रही है। दूसरा, एक आपने जो है स्प्रिंग लेना है, अब स्प्रिंग को दोनों साइड से आपने इस तरह से प्रेस करना है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस के साथ, तो क्या होगा कि इसकी जो है ये शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये प्रेस होके अंदर की तरफ आ गया लेकिन इसके अंदर आपने कोई मोशन नहीं लाए, इसको मूव नहीं किया लेकिन इसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये शेप चेंज कर सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इधर क्या बेटा, दे कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है वो मोशन के अंदर ला सकते हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन को। दे कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो अनबैलेंस जहां फोर्स काम करेगा वहां पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, वहां पे स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब एग्जांपल देखने हो तो इसके अंदर पहले देख लें अपने, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया आपने तो वो मूव कर जाएगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वहां पे कोई फोर्स ऐसा लगा दिया वो वहां पे रुक जाएगा। इसका एग्जांपल अपने देख सकते हैं कि बॉल एक जो है वो मूव करती हुई आ रही है ग्राउंड के ऊपर और थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाएगी, तो इस पे कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी मूवमेंट को जो है अपोज कर रहा है, वो जब ज्यादा हो जाता है तो उसको वो रोक देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हिटिंग द बॉल, जब बॉल को हिट करता है क्रिकेटर कोई, तो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। और बैलेंस्ड फोर्स में टग ऑफ वार के अंदर, यानी जब बैलेंसिंग की पोजीशन है, दोनों तरफ बराबर जोर लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, तो बैलेंसिंग की पोजीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। और प्रेसिंग अ बैलून, जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, उसमें मूवमेंट नहीं होगी लेकिन शेप चेंज होगी और बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है वहां पे स्टूडेंट्स। यहाँ आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए कि कैसे, कि जब हमने स्टेट ऑफ मोशन लाना है, स्टेट ऑफ मोशन को पैदा करना है, तो कैसा फोर्स चाहिए आपको, बैलेंस या अनबैलेंस। तो मोशन के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा फोर्स है जो स्टेट ऑफ मोशन तो नहीं लाएगा, मोशन नहीं लाएगा लेकिन शेप कैन चेंज, तो शेप चेंज करने के लिए, मोशन नहीं लाने के लिए, तो वहां पे बैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें यहाँ पे आपको क्लियर हैं। तो अब आप जो मैंने आपको बोला है वो दो काम करते रहना है। वीडियो को देखने के बाद रीडिंग करनी है इसी कंटेंट की आपकी बुक में से, और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।